हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले इसमें क्लास 12th का जो आप लोग का टर्म 2 का मॉडल पर जारी हुआ, उसमें हिस्ट्री का डिटेल सभी का आंसर और विद एक्सप्लेन। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय कम बचा हुआ है, ऐसे में दोस्तों मॉडल पेपर आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में मॉडल पेपर से हूबहू मिल जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन दोस्तों मॉडल पेपर से मिस नहीं कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो पाने के लिए, और सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक अगर इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया है, जाके जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, मॉडल पेपर क्लास 12 हिस्ट्री का है, जो लोग 40 नंबर का आएगा। आप लोग पहले यहाँ क्वेश्चंस देख लीजिए कितना कितना नंबर का है, ठीक है। टोटल दोस्तों इसमें 19 सवाल आप लोग के पूछे जाएंगे। पहला जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब जो सेक्शन ए है, उसमें 7 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से केवल आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक 2 नंबर का, यानी कि 10 नंबर आप लोग को इससे मिल जाएगा। जो सेकंड इसमें आप लोग का सेक्शन बी है, उसमें आप लोग का टोटल दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 8 से 14 तक यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से केवल आप लोग को इसमें सिर्फ 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। तो 5 और प्रत्येक का क्वेश्चन नंबर है 3, तो 5 से 15 नंबर दोस्तों यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। और नेक्स्ट दोस्तों जो है कि यहाँ पर देखिए 15 से 19 यहाँ 5 प्रश्न है, और इसमें से केवल 3 प्रश्नों को उत्तर देना है, प्रत्येक में 5 नंबर करके मिल जाएगा, यानी यहाँ भी 15 मिल जाएगा। तो 15 प्लस इससे पहले 15 प्लस इससे पहले 10, कितना हो जाएगा, टोटल 40 नंबर आप लोग को झोला में मिल जाएगा। चलिए सवाल देख लेते हैं क्या क्या सवाल है और उसका आंसर सबसे बढ़िया कैसे, क्योंकि हर एक को समझा देंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा पेशेंस से, तो आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? याद रख लीजिए, बाबर जो थे वो मुगल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को दोस्तों हूल दिवस, यहाँ सॉरी भूल लिखा गया है, ठीक है। तो 30 जून को दोस्तों यहाँ पर हूल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत दोस्तों आप लोग का मेरठ से हुई थी, ठीक है। 1857 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे दिया हुआ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, आप लोग सभी को पता है, जो कि काफी दुखद घटना थी, ठीक है। और आगे देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत का संविधान यहाँ पर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की? तो दोस्तों दक्कन के गांव में 1857 में बगावत की थी, ठीक है। यहाँ पर रैयतों होगा, ठीक है। रैयतों थोड़ा टाइपिंग में यहाँ पर PDF बना है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है। तो रैयतों ने 1857 में बगावत की थी। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो देखिए मंगल पांडे ने बैरकपुर में दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। अब दोस्तों लघु उत्तर यह है जिसमें आप लोगों को छोटा छोटा आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है और उसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहला सवाल है, अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देख लीजिए क्या है, अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया? कि अबुल फजल द्वारा ये लिखा गया था, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अकबर की कहानी, यानी कि इसमें अकबर की कहानी लिखी हुई है। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रमाणित इतिहास है। अकबरनामा में अकबर के जीवन काल के बारे में लिखा गया। अकबरनामा मतलब कि अकबर के बारे में उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। अकबर कैसे थे, क्या कार्य क्या था, सब कुछ। 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण का वर्णन करें। 1857 में दोस्तों जो तत्कालिक जो क्रांति हुआ था 1857, वो कारण क्या थे? तो देखिए 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण में सबसे बड़ा कारण राइफल के कारतूस के खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई होनी थी, ठीक है। मतलब क्या, ये जो वहाँ पे सैनिक थे उन लोगों को पता चल गया कि जो वहाँ पर कारतूस आता था उस पर सुअर और गाय का चर्बी लगी होती थी, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट होता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची थी, और इसी के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। और आगे चलकर दोस्तों यही 1857 की क्रांति का नाम दिया गया। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन का कारण बताइए। कारण क्या है? तो असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित कारण थे क्या क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड, रॉलेट एक्ट कानून और खाद्य सामग्रियों के मूल्य में असीमित रूप से वृद्धि होना। इन सब के कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। आगे देखिए क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। मौलिक अधिकार क्या होता है? हम लोग का जो मूलभूत अधिकार है दोस्तों, उसी को मौलिक अधिकार कहा जाता है, यानी कि हमारे लिए जरूरी बुनियादी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म, पंथ या जन्म स्थान की स्थिति के आधार पर भेदभाव न करके उन्हें यह अधिकार
दिया जाए। ठीक है, मौलिक अधिकार मतलब हमारे जो मूलभूत अधिकार है, बुनियादी अधिकार, उसे मौलिक अधिकार दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर ये भी सवाल पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ 6 मौलिक अधिकार आप लोग यहाँ लिखा गया है। ठीक है, यहाँ 4 ठो है और ये देखिए ये आप लोग का 2 ठो, ये टोटल 6 मौलिक अधिकार याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। स्थायी बंदोबस्त से सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को हुआ, वे जमीन के वास्तविक स्वामी बन गए और उनका यह अधिकार वंशानुगत था। ठीक है, यह वर्ग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ को मजबूत करने में सहयोग करने लगे। अब जमींदार कृषि विकास कार्य में रुचि लेने लगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होने लगी। उत्पादन में वृद्धि होने से जमींदारों को आर्थिक लाभ होने लगा। देखिए क्या है, पूरा अस्थायी बंदोबस्त जो हुआ, जब ये कानून लागू हुआ दोस्तों, तो जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और जिसके कारण क्या, जमींदारों को अब कृषि में खूब रुचि होने लगी, तो ज़्यादा खेती करवाने लगा, जिससे उन लोगों को ज़्यादा लाभ होने लगा। तो मेन रूप से हम लोग कह सकते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त से ज़्यादा लाभ किनको हुआ? जी हाँ, ज़्यादा लाभ जमींदार लोगों को हुआ था, जमींदार साहब को। ठीक है, आगे देखिए क्या है, पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत नामक स्थान पर जहीरुद्दीन बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? याद रखिएगा, जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद सभी निर्णायक युद्ध लड़े गए। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। पानीपत के युद्ध में मुगल द्वारा बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यही दोस्तों युद्ध था जिसमें मुगल द्वारा बारूद का, आग्नेयास्त्रों का और तोपों का प्रयोग किया गया था। फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या है? अब ये देखिए नया नाम आप लोगों को दिख रहा होगा। ब्रिटिश काल में संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। कौन सी रिपोर्ट भैया? जिसे 5वीं रिपोर्ट कहा जाता था। ठीक है, एक रिपोर्ट पेश की गई थी और क्या था रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का पूरा विवरण रहता था। ठीक है, इस रिपोर्ट में उस समय के किसानों एवं जमींदारों के अलग अलग प्रकार की अर्जियां भी होती थी तथा कलेक्टर द्वारा बनाई गई अलग अलग पत्रलेख तथा राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी होता, मतलब लेखा जोखा होता था उस रिपोर्ट में। ठीक है, कौन क्या काम किया, क्या क्या यहाँ पर प्रक्रिया चली, सब कुछ अर्जी क्या क्या था, सब कुछ यहाँ पर लेखा जोखा होता था। अब दोस्तों जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय वाला है, मतलब बड़े बड़े आंसर आप लोग इसमें लिखने होंगे। तो सबसे पहला सवाल है, संताल विद्रोह के बारे में बताएं। संताल विद्रोह दोस्तों क्या है? ठीक, तो यह विद्रोह 1855 में प्रभावी हुआ था। 1856 में इसका दमन कर दिया गया था, मतलब 1855 में शुरू हुआ, 1856 में खत्म हो गया था। इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। ठीक है, भागलपुर से दोस्तों राजमहल, मतलब मुख्य रूप से दोस्तों झारखंड में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, संताल विद्रोह। और यहाँ पर देखिए क्या आगे कि इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। क्या मुख्य कारण क्या था? कि अंग्रेज जो नीति अपना रहे थे, जो दमन की नीति अपना रहा था, साहूकारों और महाजनों द्वारा जो शोषण की नीति गरीबों पर अपनाया जा रहा था, शोषण की नीति किया जा रहा था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कानू, चांद और वैरव ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य बाहरी लोगों को भगाना, विदेशियों का राज हमेशा के लिए समाप्त करना तथा न्याय व धर्म का राज स्थापित करना था। इसका क्या था मेन उद्देश्य? कि बाहरी लोगों को भगाना और बाहरी मतलब विदेशी लोगों को बिल्कुल भगा देना यहाँ से। इस प्रकार स्पष्ट है कि संताल विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। सिद्धो और कानू के संघर्ष की प्रशंसा खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी दोस्तों किया था। यहाँ पर अगला सवाल है, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे? तो अकबर एक पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है, सम्राट था जिसने किसी धर्म या संप्रदाय को उन्नत करने के बजाय राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया, मतलब किसी धर्म को बढ़ावा देने के बजाय वो पूरे देश के हितों को बढ़ावा दिया। उसने समस्त उत्तरी भारत को विजय करके, ठीक है, यहाँ पर विजय करके एक सूत्र में बांधा तथा समस्त राष्ट्र में समान कानून तथा समान शासन प्रणाली लागू की। पहली बार हिंदू जनता को मुसलमानों के समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया गया। मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से न केवल विवाह किया बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति भी दी। इन सभी उपायों के कारण देश में राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने में अकबर सफल हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है क्या? स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें।
तो आप लोगों को पता है कि बापू अहिंसा के पुजारी रहे हैं, जिसके चलते ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने के लिए अहिंसा और सच्चाई के पथ पर अग्रसर रहे। वह कई बार जेल भी गए, हालांकि देश को आज़ादी मिलने तक अपनी आंदोलन जारी रखा था। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने कई आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कई आंदोलन में भाग लिया, जैसे 1919 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में एक अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया तथा मुख्य रूप से नमक कर, भूमि राजस्व, सैन्य खर्चों को कम करने आदि के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे। इस प्रकार गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई आंदोलन किए। महात्मा गांधी गरीब किसानों के अनुरोध पर 1917 में चंपारण गए और किसान के हक में आवाज उठाया। ठीक है, और अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर क्या है, देख लीजिए। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं बताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। विश्व का सबसे विशाल संसाधन ये भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। लिखित एवं निर्मित संविधान है। भारत का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड के संविधान की तरह एक लिखित एवं निर्मित संसाधन है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न संविधान। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई। मतलब इस संविधान द्वारा दोस्तों अंतिम शक्ति मतलब हर एक शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की मौलिक प्रस्तावना तथा लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। भारत के विभाजन के दोस्तों प्रमुख कारण क्या था उसका उल्लेख करने बोला तो देख लीजिए। वर्ष 1947 की भारत विभाजन को भारत की एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। जब भारत विभाजित हुआ था उसको एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के निरंतर प्रयासों के कारण सदियों से साथ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक मतभेदों को मिटाने में सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद करना आरंभ कर दिया था। मतलब क्या, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई लगाना शुरू कर दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम में अनबन होने लगी थी। वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, गांधी जी ने दोस्तों भारत से पाकिस्तान का अलग होने का विरोध किया था, पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर नेहरू के साथ मिलकर एक अलग पाकिस्तान की नींव रखी थी। और सरदार वल्लभ भाई और नेहरू जी ने ये सोचा कि चलिए इतना लड़ाई से अच्छा है कि नया पाकिस्तानी बन जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों काफ़ी खून खराबा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा झमेला हुआ था, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, गदर मूवी देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो दोस्तों ये था टोटल आंसर आप लोग को। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने लिखा है बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इतना भी अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हो तो कोई कटने वाला नहीं है। बस पढ़ के एक बार समझ लीजिए और सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों अभी इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।